हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मॉडर्न इंडिया में आज हम लोग एक नए चैप्टर की ओर चलेंगे। चैप्टर का नाम है आपका किसान आंदोलन और विद्रोह। याद रखिएगा, ब्रिटिश शासन काल में जिस तरह से 1857 का विद्रोह हुआ था, कई कारण थे, आपने देखा होगा। इसी तरह से देखा होगा कि जनजातीय विद्रोह थे और उनके भी कई कारण थे। उसी तरह से हमारे ब्रिटिश शासन काल में हमारे देश में बहुत सारे ऐसे विद्रोह हुए हैं जो किसान विद्रोह हुए हैं और किसानों की समस्याओं को लेकर के विद्रोह हुए हैं भारत के अलग अलग क्षेत्रों में। इसको देखेंगे और फिर बिहार में, उत्तर प्रदेश में और पूरे पंजाब में और उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में और खास करके आपका जो है बंगाल के क्षेत्र में बहुत सारे किसान आंदोलन हुए हैं। तो किसान विद्रोह और किसान आंदोलन दोनों हम अलग अलग करके देखेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग किसान विद्रोह को देखेंगे कि कौन कौन सा किसान विद्रोह जो है 1830 से लेकर के और 1921 के बीच में चला है। इनमें जो है नील विद्रोह, पावना विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना है। जैसे 1857 विद्रोह के आपने पढ़ा होगा कि कई कारण थे। जैसे आपने पढ़ा होगा कि बताया था मैंने कि जनजातीय जो विद्रोह हुए थे उसके भी कई कारण थे। उसी तरह से याद रखिएगा बहुत सारे कारण ऐसे थे किसानों को लेकर के। तो किसान जो आंदोलन हुए हैं उनको हमें देखना है, किसान जो विद्रोह हुए हैं उनको देखना है। तो उपनिवेशिक शोषण के खिलाफ अगर देखा जाए, विरुद्ध देखा जाए, तो 19वीं और 20वीं सदी के जो कृषक संघर्षों का दस्तावेजीकरण हुआ है, जो उस समय जो विद्रोह हुए हैं, जो आंदोलन हुए हैं, वो हमारे इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं और इनको एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखेंगे और इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन को हम लोग जो है अलग से हम लोग उसको करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है आपका शोषण का पिरामिड कहा जाए तो कृषि भूमि पर बढ़ता बोझ। याद रखिएगा, किसान आंदोलन के कुछ व्यक्तिगत कारण थे और कुछ सार्वजनिक कारण थे। व्यक्तिगत कारण अलग अलग क्षेत्रों में थे, जैसे नील विद्रोह का व्यक्तिगत कारण भी था, लेकिन कुछ सार्वजनिक कारण थे जो लगा तो हर जगह पे प्रॉब्लम थे किसानों के लिए। जैसे भू राजस्व नीतियां, भू राजस्व नीतियों की वजह से किसान जो है पूरे भारत में परेशान थे, ये बात याद रखिएगा। लेकिन कुछ जैसे पावना विद्रोह हो गया, नील विद्रोह हो गया, उनके कुछ अपने व्यक्तिगत कारण थे। अगर हम इनको हम देखा जाए कि ब्रिटिश शासन काल में जो किसान विद्रोह हुए हैं, अगर उनके हम कारणों की चर्चा करें तो उनके अगर कारणों को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला है ब्रिटिश नीतियां, जो ब्रिटिश आर्थिक नीतियां हैं। क्योंकि देखो ये क्वेश्चन प्री में तो पूछा ही जाता है, मेंस में भी पूछा जाता है। तो मेंस में अगर हमें लिखना होगा कि किसान विद्रोह के क्या कारण हैं, उन कारणों की चर्चा करें, तो हम ऐसे ही हेडिंग डाल करके अलग अलग बताएंगे। तो सबसे पहला है ब्रिटिश नीतियों में आर्थिक नीतियां थी, जैसे स्थानीय उद्योगों का पतन होना, नई राजस्व व्यवस्था, जो भू भू राजनीतिक व्यवस्था थी भारत में, जो भू व्यवस्था थी, भू राजस्व व्यवस्था जिसे कहते हैं, जिसमें जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और आपका महलवाड़ी व्यवस्था, इन व्यवस्थाओं के कारण किसान बहुत अत्यधिक प्रभावित हुए। उनसे अधिक मात्रा में ब्याज लिया जाता था, उनसे अधिक मात्रा में जो है क्या कहते हैं बेगार कराया जाता था, उनके जमीनों पर कब्जा महाजन और जमींदार कर लेते थे। इन्हीं वजहों से जो है जो विद्रोह हुआ था। तो याद रखिएगा, जो आपका भू राजस्व नीतियां थी और भू धारण जो पद्धतियां थी, इसने किसानों की स्थिति बहुत गंभीर कर दी। जो किसान अपने खेतों के मालिक होते थे, वो इन्हीं भू राजस्व नीतियों के कारण और महाजन और जमींदारों के जाल में फंसने की वजह से अपने ही खेत में वो क्या बन गए, मजदूर बन गए और मालिक जमींदार या फिर साहूकार बन गए। ठीक है, महाजन बन गए। इसके अलावा अत्यधिक सरकारी लगान का दबाव। याद रखिएगा, जितने भी विद्रोह या आंदोलन हुए हैं किसानों जुड़े हुए, उनमें लगान एक प्रमुख कारण रहा है। चाहे आपका चंपारण सत्याग्रह हो, चाहे आपका जो है खेड़ा सत्याग्रह हो, चाहे बारदौली सत्याग्रह हो, या फिर चाहे और कोई भी सत्याग्रह क्यों ना हो, उसके लिए या देखा होगा कि जो है किसानों जुड़ा अगर है तो लगान उसमें सबसे महत्वपूर्ण था। लगान की मात्रा अधिक हो जाने की वजह से बहुत सारे किसानों ने विद्रोह किया, बहुत सारे किसानों ने जो है उसके लिए आंदोलन किया और अलग अलग मंच पे किया और अलग अलग नेताओं ने उसमें अपना अपना योगदान दिया, चाहे महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, या फिर जो है वल्लभ भाई पटेल हो। इन लोगों ने अपने अपने तरीके से आंदोलन का अपने अपने तरीके से योगदान दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आंदोलन को सपोर्ट किया किसानों के। इन सब चीजों को हमें बराबर इसको देखना है। तो याद रखना, अत्यधिक लगान की जो मात्रा होती थी, इसकी वजह से किसानों में विद्रोह हुआ है, किसानों में जो है आंदोलन हुए हैं। इसके अलावा
जमींदार और साहूकार जो होते थे वो व्यापारियों का एकाधिकार होता था और इसी वजह से ये लोग जो है मनमानी काम करते थे। जमींदार और साहूकार मिलकर के किसानों की जमीनों पर कब्जा करते थे। जैसे जमींदार क्या करता था, इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। जो जमींदार क्या करता था, वो अत्यधिक कर की मांग करता था और कर जो है आपका सूर्यास्त का नियम लागू था जमींदारी व्यवस्था में, तो कर समय पर देना पड़ता था, नहीं तो जमींदारी नीलाम हो जाएगी। इसलिए वो जो है किसानों पर दबाव डालते थे और शोषण करते थे, पहला कारण। इसकी वजह से किसान जो है, अब किसानों के पास तो आमदनी हर महीने आती नहीं है। आज भी देखा होगा किसान, अगर हम हमारे भी दादा, हमारे भी पापा किसान हैं, आपके भी लोग घरों में किसान है, आपके पापा होंगे, आपके दादा होंगे, आपके चाचा होंगे, तो किसानों का पैसा फिक्स नहीं है कि हर महीने पैसा आएगा, सरकारी वेतन की तरह नहीं होता है। वो जब फसल बिकती है तभी आता है, लेकिन लगान यहाँ तो हर महीने देना है। तो क्या करेंगे उस ऐसी स्थिति में? ये जो किसान होते थे, ध्यान दीजिएगा, जो किसान होते थे इस कर की अदायगी के लिए, कर जमा करने के लिए ऋण लेते थे, और ऋण के लिए कोई उस समय बैंक होता नहीं था। तो गैर बैंकिंग व्यवस्था में अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण कौन है? साहूकार, और साहूकार को महाजन भी कहा जाता था। ये लोग क्या करते थे, गांव में ऋण देने की व्यवस्था देते थे। ये लोग क्या करते थे, ऋण देते थे, लेकिन ऋण की जो ब्याज होता था वो ब्याज बहुत अधिक होता था, और किसानों को जल्दबाजी में ऋण देते थे। तो सादे कागज पे क्या करते थे, एक सिग्नेचर करवा लेते थे, अंगूठा लगवा लेते थे, और अपने मनमाने तरीके से बाद में उसमें लिख लेते थे साहूकार या महाजन कि जमींदार या क्या कहते हैं, हमने जमीन का जो जमीन के बदले मैंने कर लिया है, और कर और ब्याज दोनों इतना ज्यादा हो गया है कि मैं अदा नहीं कर सकता हूं, इसलिए हमारे जमीन का मालिकाना हक हम साहूकार को देते हैं। ये साहूकार अपने तरीके से मनमाना लिख लेते थे। ऐसी स्थिति में अब किसान जो अपने खेत का मालिक होता था, अब वो साहूकार के पास चला गया। अब साहूकार और महाजन के पास खेत चला गया, अब वही खेत का मालिक कौन हो गया, साहूकार या महाजन हो गया। और किसान, क्योंकि साहूकार और महाजन तो खेती करेगा नहीं, तो खेती किससे करवाएगा, उसी किसान से करवाएगा। और वही किसान आपका जो है क्या करेगा, ब्याज, ऋण और ब्याज को चुकाने के चक्कर में वो जीवन भर पीढ़ी दर पीढ़ी जो है साहूकार के अपने ही खेत में मजदूरी करेगा। ये बात याद रखिएगा। दूसरा, जो उनके घरों में उनकी बेटियां होती थी, किसानों की जो बहू होती थी, जो पत्नी होती थी, या बेटा छोटा अगर है, तो क्या करते थे साहूकार और जमींदार महाजन, बेगारी के लिए, घरों में काम कराने के लिए मजदूर होनी चाहिए। तो कहते थे कि तुम अकेले ब्याज नहीं चुका पाओगे, तुम अकेले ऋण नहीं दे पाओगे, ऐसी स्थिति में क्या करो, तुम अपने घर के लोगों को भेजो हमारे घरों में काम करें, जिससे पैसा और जल्दी अदा हो जाएगा। उस लालच में किसान अपने घरों से बिना मजदूरी के लोगों को भेजता था। ये लोग जाते थे, इनके घरों में काम करते थे। किसान खेतों में काम कर रहा है और उनके घर की महिलाएं, बच्चे और आपका जो है सब कहाँ काम कर रहे हैं, साहूकार महाजन के यहाँ घरों में काम कर रहे हैं। तो किसानों और इनकी दुर्दशा आप समझ सकते हैं कितनी बुरी होगी। अब साहूकार को खेत, तो खेत भी मिल गया, खेत में काम करने के लिए किसान भी मिल गया, और घरों में काम करने के लिए जो है मजदूर मिल गया जिसको वेतन नहीं देना है। छोटी छोटी गलतियों पर किसानों को मारा जाता था। तो बहुत सारे कारण थे जिस वजह से किसानों के लिए, याद रखना, जमींदार और महाजन या साहूकार शत्रुता के रूप में थे, शत्रु मानते थे किसान, इनको देखना नहीं चाहते थे। और जब भी विद्रोह हुआ तो किसान जो, याद रखिए, विद्रोह अगर किया है, आंदोलन किया है, तो जमींदार और साहूकार उसमें एक महत्वपूर्ण कारण है। एक कारण तो लगान होगा, एक कारण भू राजस्व की नीतियां होंगी, और एक कारण आपका जमींदार और साहूकारों का जो शोषण होता था, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था, जिसकी वजह से ये लगातार विद्रोह और आंदोलन भारत में होते रहे हैं ब्रिटिश शासन काल में, और आज भी हो रहे हैं। आज भी सरकारी नीतियों के खिलाफ अलग अलग स्टेट में केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार किसानों का विद्रोह होता रहता है। तो किसान विद्रोह कब करता है, जब उसके खिलाफ कोई काम होता है या उसके अनुकूल कोई काम नहीं होता, क्योंकि किसान के पास इतना मौका नहीं होता है कि आकर के वो रोड पर संसद को घेरे। वो कभी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि किसान, मैं भी किसान हूं और मुझे पता है कि किसानी में कितना टाइम लगता है, दिन भर लग जाता है और काम कभी खत्म नहीं होता है। तो किसान कभी आंदोलन नहीं करेगा। आंदोलन कब करता है, जब सरकार की नीतियां ऐसी होती हैं, शोषणकारी नीतियां होती हैं, जिसकी वजह से वो किसान आंदोलन
करने के लिए विवश होना पड़ता है उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय किसानों की बात अगर करते हैं तो याद रखिएगा कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में देश में बार बार अकाल पड़ा। अकाल पड़ना भी एक जो है क्या है, किसानों के विद्रोह या आंदोलन का कारण रहा है। जैसे अकाल का मतलब होता है सूखा। अगर सूखा जब पड़ता है तो उसकी वजह से क्या सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ता है, कृषि पर। हमें पता है आज भी और उस समय भी कृषि हमारी मानसून पर डिपेंड होती है। अगर वर्षा बारिश नहीं होती है, अगर वर्षा नहीं होती है तो हमारे यहाँ कृषि आज भी कहा जाता है कि हमारी जो कृषि है वो एक जुआ की तरह है। अगर मानसून अच्छा आएगा तो पैदावार अच्छी होगी, मानसून अगर अच्छा नहीं आएगा तो पैदावार नहीं होगी। अब किसान डिपेंड किस पर है, वर्षा पर, तभी खेती करेगा। और उस समय सिंचाई की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, इतने अच्छे उर्वरक की व्यवस्था नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में किसान किसी तरह से जब खेती कर रहा है, यंत्र की, ट्रैक्टर, इस सब की व्यवस्था नहीं थी, बैल से कर खेती कर रहा है और देख रहा है सूखा पड़ रहा है। एक तरफ सूखा पड़ने की वजह से कृषि नहीं हो रही है, अनाज उत्पादन नहीं हो रहा है, भुखमरी की समस्या, गरीबी और बेरोजगारी समस्या से किसान झेल रहा है। और जमींदार क्या करते थे, फिर भी जमींदारों को कर देना ही पड़ता था। तो अकाल भी एक कारण रहा है जिसकी वजह से लगान देना पड़ता था। किस जो है किसान मजबूर मजबूर होकर के विद्रोह करने को तैयार होता था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सारे कारण हैं। मेंस के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन जब आते हैं तो लिखना होता है, तब नंबर हमें ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो हमें इन सब चीजों को समझना होगा, इन सब चीजों को हमें जानना होगा जिसकी वजह से ये विद्रोह हुए हैं, बार बार विद्रोह हुए हैं। एक कारण और है आपका, हमारे यहाँ जब अंग्रेज आए तो कृषि जो होती थी, कृषि में याद रखिएगा नगदी फसलों की खेती शुरू हो गई। अब नगदी फसलों की बात करें तो चाय की खेती होती थी, कपास की खेती होती थी, कॉफी की खेती होती थी, रबड़ की खेती होती थी। तो जब भारत में कृषि का व्यापारीकरण शुरू हुआ और जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए तो उन्होंने चाय के बागान लगाना शुरू किया, रबड़ के और कॉफी के, कपास के जब बागान लगाना शुरू किया तो कहाँ लगाएंगे, हवा में तो लगाएंगे नहीं, कहाँ लगाएंगे, वही कृषि में लगाएंगे जहां पहले गेहूं की पैदावार होती थी, जहां पहले चावल पैदा होता था, वहीं पर अब क्या होगा, व्यापारिक कृषि की जाएगी। तो जहां चावल होता था वहां पर नील की खेती शुरू की गई, वहीं और जहां गेहूं होता था वहां कपास की खेती शुरू की गई। पर्वतीय क्षेत्रों में चाय की, कॉफी और इन सब की खेती कराई जाने लगी। तो जहां किसान परंपरागत गेहूं चावल पैदा करता था, उसे मजबूरी में अब जो है नगदी फसलों को पैदा करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में खाद्यान्न उत्पादन कम हुआ, खाद्यान्न उत्पादन का क्षेत्र कम हुआ, किसानों के लिए एक जो है क्या होगा, मजबूरी हो गई कि उन्हें खेती करनी ही पड़ेगी। ठीक है, ऐसी स्थिति में अनाज उत्पादन जब कम हो जाएगा तब भी विद्रोह करेगा किसान। तो विद्रोह करने का एक कारण ये भी था कि भारत में नगदी फसलों की शुरुआत होना, नगदी फसलों की शुरुआत होने की वजह से भी किसानों ने विद्रोह किया। और नील विद्रोह इसका सबसे एग्जाम्पल, सबसे महत्वपूर्ण कारण में से एक है। नील की खेती करने के कारण ही जो विद्रोह शुरू हुआ तो उसको नाम क्या दिया गया, नील विद्रोह नाम दिया गया। ठीक है, इस चीज को हमें जानना जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रतिरोध का एक भूगोल देख लेते हैं। अर्थात ये मतलब हुआ कि जो किसान विद्रोह हुए वो किन किन क्षेत्रों में हुए हैं। तो अगर कहा जाए कि महाराष्ट्र में अहमदनगर में दक्कन विद्रोह हुआ था और फड़के आंदोलन हुआ था 1879 में, ये भी किसान विद्रोह का एक जो है रूप था। आपका जो केरल का मालाबार क्षेत्र है, यहाँ पर माल जो है मोपला विद्रोह हुआ था और मोपला विद्रोह 2 बार हुआ था। एक बार जो है क्या कहा जाए कि देखा जाए तो 1836 में और एक बार 1921 में हुआ था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी हमें जानना है। इसके अलावा मैसूर में सिमोगा नगर विद्रोह हुआ था 1830 में, ये भी जानना है, ये भी किसान विद्रोह से जुड़ा हुआ है। नदिया जिला पश्चिम बंगाल में 1860 में नील विद्रोह हुआ था, ये हमें जानना है। और पावना विद्रोह हुआ था, याद रखिएगा 1873 में पावना विद्रोह हुआ था, किसानों का विद्रोह हुआ था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो जो किसान विद्रोह जहां जहां हुए हैं हम उनको देखेंगे और अगले वीडियो में हम लोग जो है किसान आंदोलन को देखेंगे। दोनों अलग अलग करके पढ़ेंगे तो हमें याद आसानी से होगा, हमें समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब याद रखिएगा हम एक एक को यहाँ पे समझेंगे, एक एक को यहाँ पे जानेंगे। तो कहीं कोई डाउट होगा तो आप जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
लिखा है कि शुरुआती चिंगारी मैसूर का नगर किसान विद्रोह। मैसूर कहां पर है? आज मैसूर कर्नाटक में है। उस समय मैसूर एक अलग राज्य के रूप में था। ठीक है, तो मैसूर का जो नगर किसान विद्रोह हुआ है उसके बारे में जान लेते हैं। याद रखिएगा विद्रोह कहां हुआ है? शिमोगा जिला में हुआ है, मैसूर राज्य में, अगस्त 1830 में हुआ है। एक क्वेश्चन तो आपका ये पूछा गया। जो है सरदार मल्ला विद्रोह के मुख्य जो है प्रमुख नेता थे, अभिनेता थे, कह सकते हैं नेतृत्व करता थे। आजकल क्वेश्चन में अभिनेता भी दे देते हैं, तो नेता इसका मतलब हुआ। तो सरदार मल्ला जो है विद्रोह के नेता थे। इस विद्रोह में किसान और छोटे अधिकारी शामिल थे, जिन्हें स्थानीय छोटे शासकों का समर्थन प्राप्त था। ठीक है, ये याद रखिएगा। परिणाम क्या निकल के आया? अगर हम परिणाम देखते हैं तो परिणाम यह निकला कि अक्टूबर 1831 में विद्रोह को बलपूर्वक कुचल दिया गया। याद रखिएगा विद्रोह बहुत तेजी से होता था, लेकिन ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, विद्रोह को तो जल्दी कुचल भी देती थी। ये भी एक कारण है। 9 अक्टूबर 1831 को ब्रिटिश कंपनी ने मैसूर रियासत को सीधे अपने नियंत्रण में ले लिया और 50 वर्ष पश्चात 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में मैसूर को पुनः लौटाया गया। तो पुनः जो है उस रियासत को लौटा दिया गया रिपन के शासनकाल में। तो याद रखिएगा एक जो किसान विद्रोह के रूप में, एक आपको मैसूर में विद्रोह शिमोगा जिले में हुआ था, इसको याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यहीं से किसान आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है, तो इसको हमें यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नील विद्रोह हुआ था 1860 में, प्रथम सफल किसान आंदोलन था। बंगाल में यूरोपीय अधिकारियों और नील बगान मालिकों के अत्याचारों के विरुद्ध यह आंदोलन किया, यह विद्रोह हुआ था, यह आंदोलन हुआ था। याद रखिएगा नील एक ऐसी जो है फसल होती थी जिसे कपड़े की प्रारंभिक रंगाई की जाती थी। आज भी देखा होगा कि सफेद कपड़े को नील से रंगा जाता है, जब उसको लोग पहनते हैं। तो नील याद रखिएगा एक पेड़ होता है जिससे जो है नील की जो नील का फूल होता था उसी से जो है नील बनाया जाता था प्राकृतिक रूप से। और कपड़े की रंगाई, जो कपड़ा बनता था वो लंदन में बनता था। तो यहाँ पे नील और कपास की पैदावार होती थी, फिर यहाँ से दोनों जाता था कच्चे माल के रूप में, फिर वहां से जो है कपड़ों की रंगाई होती थी। तो नील की खेती किन क्षेत्रों में की जाए? नील की खेती करने के लिए याद रखिएगा पानी की आवश्यकता होती है। तो जहां पे पानी की उपलब्धता होगी वहीं पर नील की खेती हो सकती है। तो जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए, व्यापारिक खेती शुरू किया, तो सबसे पहले उन्होंने पानी की खोज, मतलब कि पानी वाले क्षेत्रों का पता लगाया। तो भारत में जो चावल का क्षेत्र है आपका, चाहे बंगाल हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, असम हो, या दक्षिण भारत का क्षेत्र हो, जहां पर चावल की खेती होती थी और चावल के लिए पानी की आवश्यकता होती है, आपको पता होगा। तो वहीं पर तो चावल वाले क्षेत्रों में ही नील की खेती करने का निर्णय लिया गया। तो आप देखिएगा जितने भी नील विद्रोह हुए हैं या नील आंदोलन हुए हैं, नील अगर नील उसमें कारण है, नील की खेती कारण है, तो देखा होगा वो चावल वाले क्षेत्र में ही हुआ है, चाहे चंपारण हो और चाहे आपका नील विद्रोह आपका पश्चिम बंगाल के नादिया जिले का हो। ठीक है, इसको हमें अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कि ये जो नील विद्रोह हुआ था ये कब हुआ था, कहां हुआ था? तो सितंबर 1859 में ये विद्रोह हुआ था, गोविंदपुर गांव में, नदिया जिले में। इस विद्रोह की शुरुआत सितंबर 1859 में शुरू हुई थी। नदिया जिला पश्चिम बंगाल में है और वहीं पर एक गांव है गोविंदपुर। तो गोविंदपुर गांव से ही याद रखिएगा नील विद्रोह शुरू हुआ। संबंधित अधिकारी हेमचंद्राकर नदिया का जो है डिप्टी मजिस्ट्रेट थे जिस समय विद्रोह किया गया था। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देते हैं कि उस समय मजिस्ट्रेट वहां का कौन था। याद रखिएगा नील विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास और आपका रफीक मंडल। इन तीनों लोगों का नाम याद रखिएगा। ये तीनों लोग याद रखिएगा नील विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनके नेतृत्व में किसानों ने नील की खेती बंद कर दिया और नील की खेती करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि जो नील बगान मालिक होते थे वो अंग्रेज या जमींदार होते थे। भारत के बड़े बड़े जमींदार भी नील बगान मालिक होते थे और वो नील की खेती करते थे। किसान नील खेती करना क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि 3 कठिया पद्धति थी, उसमें खेती करना अनिवार्य होता था और नील की खेती करने से क्या हो जाता था, उसमें पानी की आवश्यकता ज्यादा पड़ती थी और याद रखिएगा उससे जो है जमीन अनउपजाऊ हो जाती थी क्योंकि पानी ज्यादा सोखता था नील का पेड़। और इससे दूसरा एक कारण क्या था कि
किसान नील की खेती से बचना क्यों चाहते थे? क्योंकि जो आपका नील होता था, नील की पैदावार खेत में करना अनिवार्य था और उस समय परंपरागत कृषि होती थी, बैल से और छोटे छोटे औजारों से खेती करते थे, तो पैदावार कम होती थी। अकाल पड़ने की वजह से पैदावार और कम हो जाती थी, लेकिन नील की खेती अनिवार्य थी। उससे खाद्यान्न उत्पादन कम होने लगता था, और जब खाद्यान्न उत्पादन कम हो जाएगा तो किसान परेशान हो जाता था, इसलिए कहता था कि हम नील की खेती नहीं करेंगे। ये एक बहुत बड़ा बड़ा कारण था, महत्वपूर्ण कारण था, इसको जानना जरूरी है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यह भारतीय किसानों का पहला सफल विद्रोह था। इसकी सफलता का सबसे प्रमुख अगर कारणों को देखा जाए तो प्रमुख कारण क्या था? हिंदू और मुस्लिम किसानों में एकजुटता और उच्च अनुशासन की भावना। इस नील की खेती के कारण हिंदू और मुसलमान बंगाल के दोनों परेशान थे, तो यहाँ कोई जो है सांप्रदायिकता उस समय नहीं थी, और दोनों लोगों ने मिल करके जो है विद्रोह किया, इसलिए विद्रोह सफल हुआ। और कहा जाता है कोई चीज तभी सफल होता है जब एकाग्रता के साथ, संगठन के साथ और मिलजुल के किया जाता है, तब जा वो जल्दी सफल होता है। यही नील के विद्रोह से हमें सीखना चाहिए। हम इतिहास से जल्दी कुछ सीखते नहीं हैं, लेकिन इतिहास में अगर हम कोई भी क्वेश्चन अगर हम आपसे पूछें या आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछिए, उसका उत्तर इतिहास में मौजूद है। भाई भाई से प्रेम, भाई भाई से शत्रुता, बाप बेटे का प्रेम, बाप बेटे की शत्रुता, सब इतिहास में हमारे मिलेगा। भूमि पर कब्जा करना, भूमि दान दे देना, सब हमारे इतिहास में मिलेगा, ये बात याद रखिएगा। लेकिन हमारे जो आज के अधिकारी हैं, ये बात तो हो सकता है किसी को बुरी लगे, अलग बात है, लेकिन जो आज हमारे देश के अधिकारी और इंजीनियर हैं, वो एक हड़प्पा सभ्यता से भी नहीं सीखे हैं। हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है कि वहां के लोग नालियां बनाते थे सड़क के किनारे, नालियां पक्की होती थी और नालियों को ढका जाता था और कूड़ेदान की व्यवस्था सड़कों के किनारे होती थी। और आज के इंजीनियर, आज के आईएएस अधिकारी, आज के पीसीएस अधिकारी उसी हड़प्पा सभ्यता को पढ़ करके सिलेक्शन ले लेते हैं, चाहे यूपीपीसीएस में हो, बीपीएससी में हो, या आपका जो है आईएएस में हो, और वही अधिकारी जो है उस हड़प्पा सभ्यता के उस का एक नियम, एक व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था को लागू नहीं कर पाते हैं, और हमारे यहाँ नाली बना देते हैं और नाली को खुला छोड़ देते हैं, आसमान बिल्कुल वो खुला रहता है। नालियों को बना देते हैं, ढकते नहीं है। नालियों को बनाते समय वो जो है वाटर जो वो आपका लेवल होता है उसको ध्यान नहीं देते हैं। जो जिस साल भर पानी भरा होता है नालियों में, वो प्लास्टिक और नाली खुली होती, ढकते भी नहीं है। तो हड़प्पा सभ्यता से कब पढ़ लिए, अधिकारी बन गए, लेकिन सीखा नहीं। ये हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। तो हमारे इतिहास में जो है आज भी हिंदू मुस्लिम एकता से जुड़े हुए सफल परिणाम हमें देखने को मिले हैं। इस पे हमें गौर करने की जरूरत है कि हमें जो है एक रह करके काम करने में जो मजा है वो जो है अलग रहने में नहीं है। हमें इतिहास से सीखने की जरूरत है। तो हमारे अधिकारी और हमारे नेता लोग अगर सीख जाए इतिहास से, इतिहास में सबका उदाहरण मौजूद है, तो हमारे देश का और हमारे समाज का चरित्र और जो है क्या कहते हैं विकास कुछ और हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कभी इस पे जो मैंने आपको बताया कभी गौर करिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में जो है पक्की नालियां होती थी, सड़कों के किनारे कूड़ेदान की व्यवस्था होती थी, और आप अपने आसपास के शहरों में देखो जरा और पूछना चाहिए है कि यदि आप अधिकारी बन गए हो, क्या नाली ढकना नहीं चाहिए था? ये बहुत बड़ी समस्या हमारे देश की है। ठीक है, नील विद्रोह का समर्थन तंत्र क्या था? बुद्धिजीवी वर्ग का जागरण। याद रखिएगा, नील विद्रोह को लेकर के जब नील विद्रोह हुआ तो जो भारत का बुद्धिजीवी वर्ग था, जो भारत का शिक्षित वर्ग था, जो भारत का पढ़ा लिखा वर्ग था, इसने भी जो है नील विद्रोह का समर्थन किया। अपने अपने समाचार पत्रों के माध्यम से, अपने उपन्यास के माध्यम से, अपने नाटक के माध्यम से। तो इस चीज को हमें जानना होगा। जैसे दीन बंधु मित्र का नाटक था नील दर्पण में बगान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण किया गया। तो दीन बंधु मित्र ने नाटक लिखा था नील दर्पण। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसमें इस नाटक में कैसे नील बगान मालिक किसानों का अत्याचार करते थे, इसके लिए नुक्कड़ नाटक कराया जाता था और लोगों को समझाया जाता था और लोगों को बताया जाता था कि किस तरह से अत्याचार किसानों के साथ हो रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, ये बुद्धिजीवी वर्ग ने
जो है नील दर्पण इसी पे लिखाया गया, और नील अत्याचार कैसे होता था, नील बगान मालिक किसानों का अत्याचार शोषण कैसे करते थे, इस पे बहुत अच्छे से खुला चित्रण किया गया है, इसको जानना है। ईसाई मिशनरियों का सक्रिय समर्थन, याद रखिएगा, जो ईसाई मिशनरियां थी बहुत सारी, वो भी जो है सक्रिय समर्थन करती थी और किसान जो है किसानों का सपोर्ट करती थी। ठीक है। हरिश्चंद्र मुखर्जी एक बंगाल के जो है समाज वो लेखक थे, उनके संपर्क उनका लेखक याद रखिएगा, उन्होंने भी अपने लेखन में इन्होंने जो है नील विद्रोह का जो है लगातार विरोध किया और किसानों का सपोर्ट किया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर समाचार पत्रों में किसानों के हितों का बचाव किया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर अपने न्यूज़पेपर में लगातार छापते थे कि किसानों का विद्रोह, किसानों का अत्याचार कैसे हो रहा है, किसानों के साथ अत्याचार कैसे किया जा रहा है, ये बताते थे। ये इस जो है अलग अलग बुद्धिजीवियों ने अपने अपने तरीके से इसका समर्थन किया। शिशिर कुमार घोष द बंगाली अखबार विद्रोह पर विस्तार से रिपोर्टिंग और इसे सफल घोषित किया गया। याद रखना, जो आपका द बंगाली अखबार था, इसने भी खुले मन से सपोर्ट किया, खुले मन से इसका जो है क्या कहते हैं शोषण के खिलाफ जो है आवाज उठाई और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। तो नील विद्रोह को किन किन लोगों ने समर्थन दिया है, ये भी आप मेंस एग्जाम में, पीटी एग्जाम में पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो मेरी कोशिश है कि आपको जितना सरल तरीके से हो उतना सरल तरीके से आपको बताए, जिससे आपको ये चीजें अच्छे से याद हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं। नील जब विद्रोह हुआ और नील विद्रोह का बुद्धिजीवियों ने जो सपोर्ट किया, तो उसका परिणाम सार्थक निकला और हिंदू मुस्लिम एकता के कारण यह सफलता की ओर बढ़ता चला गया। और अंत में सरकार ने 1860 में एक नील आयोग बनाया। किसानों की समस्या की जांच करने के लिए एक नील आयोग बनाया गया। और याद रखिएगा, सत्ता इस किसान आंदोलन, किसान विद्रोह के सामने झुक गई और इस टेबल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया हूं मैं कि इसमें कौन अध्यक्ष था और कौन भारतीय सदस्य थे। तो नील आयोग के अध्यक्ष कौन थे? WS सीटर कार। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि नील आयोग के जो अध्यक्ष थे वो यही थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, सीटर कार को, यही नील आयोग की अध्यक्षता किया था। इसमें एक सदस्य थे R टेम्पल और एक सदस्य थे रेवरेंड J सेल। ये तीन सदस्य अंग्रेज थे और एक आपका चंद्रमोहन चटर्जी एकमात्र भारतीय जमींदारों के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। तो नील आयोग में चंद्रमोहन चटर्जी भी शामिल थे एक भारतीय सदस्य के रूप में। तो याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एक आपका जो है कौन है, WF फर्ग्यूसन नील उत्पादकों के प्रतिनिधि के रूप में शामिल थे। जो नील बगान मालिक थे उनके प्रतिनिधि के रूप में शामिल थे, ये भी याद रखिएगा। ये जमींदारों के प्रतिनिधि के रूप में शामिल थे। तो टोटल नील आयोग में कितने सदस्य थे? तो टोटल जो याद रखिएगा 5 सदस्य थे। इनमें 4 अंग्रेज थे और एक आपका जो है याद रखिएगा उसमें एक भारतीय थे। 3 नहीं 4 अंग्रेज थे, याद रखिएगा। इन सबके नाम भी याद रखिएगा, ये नाम कभी कभी पूछ दिया जाता है और अध्यक्ष का भी नाम पूछा जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको टेबल के माध्यम से बताएंगे तो आपको जो है याद करने में आसानी होगा, आपको समझने में क्या होगा, आसानी हो जाएगा। इसके बाद याद रखिएगा, जब नील विद्रोह के बारे में आयोग ने रिपोर्ट दिया तो उस पर सुनवाई शुरू हुई और गवाही के रूप में तत्कालीन मजिस्ट्रेट EWL टॉवर थे। इन्होंने गवाही दिया मजिस्ट्रेट के रूप में, तत्कालीन मजिस्ट्रेट यही थे। निर्णय क्या लिया गया कि किसानों को नील की खेती के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यही मेन कारण था, किसानों को नील खेती के लिए बाध्य किया जाता था, तो बाध्य अब नहीं किया जाएगा। परिणाम क्या निकल के आया कि नील उगाने वाले यूरोपीय भूपतियों की हार हुई और वे बंगाल छोड़कर बिहार और उत्तर प्रदेश की ओर चले गए। तो याद रखना, ये बहुत बड़ी सफलता नील विद्रोह के किसानों को मिली, जो हमें जानना जरूरी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नील विद्रोह से क्वेश्चन हमेशा आए हैं, गलतियां बिल्कुल मत करिएगा। इसके जो अध्यक्ष कौन थे, आयोग कब बनाया गया, क्या परिणाम निकल के आया, मैंने सब बता दिया है। ये PDF भी आपको मिल जाएगा। और इस तरह डायग्राम के माध्यम से जब हम पढ़ते हैं तो चीजें हमें क्या हो जाती हैं, याद हो जाती है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पावना विद्रोह हुआ था 1873 में, कानूनी दायरे में अहिंसक प्रतिरोध था। इन्होंने कानूनी दायरे में विद्रोह किया था और लेकिन हिंसक विद्रोह हो गया था।
सबसे पहले बता देता हूं पावना है क्या। पावना याद रखिएगा कोई किसान का नाम नहीं है, पावना एक क्षेत्र है, पावना एक जिला है, आज वर्तमान में बांग्लादेश में है। ये आज वर्तमान में बांग्लादेश में है। उस समय पावना याद रखिएगा पूर्वी बंगाल का हिस्सा था। तो पावना के किसानों ने विद्रोह किया था, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया, पावना विद्रोह पड़ गया। आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि पावना विद्रोह जो 1873 में हुआ था, तो पावना विद्रोह जो हुआ है वो पावना क्या है। तो पावना क्या है याद रखिएगा, एक क्षेत्र है, एक जिला है आज वर्तमान में बांग्लादेश में, जहां के किसानों ने विद्रोह किया था। इसीलिए जो है याद रखिएगा इसे नाम क्या दिया गया, पावना विद्रोह नाम दिया गया। विद्रोह कब हुआ था, 1873 में हुआ था। ये भी याद रखना, अच्छे से याद रखना, गलत यहाँ आता है, गलत ना होने पाए। अब वहां जो विद्रोह हुआ था तो पावना से विद्रोह शुरू हुआ, लेकिन विद्रोह और जगह फैलता चला गया। जैसे यूसुफ साहिब परगना, यूसुफ साहिब परगना भी बांग्लादेश में है, बंगाल में उस समय था। पावना आपका बंगाल में बढ़े हुए लगान और जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध किसान संघ की स्थापना की गई थी। इन लोगों ने किसान संघ की स्थापना किया और विद्रोह जो है शुरू किया था। मुख्य विशेषता क्या थी कि पूर्णतः अहिंसक और कानून के दायरे में विद्रोह था, पूरी तरह से अहिंसक विद्रोह और पूरी तरह से कानून के दायरे में था। सांप्रदायिक सौहार्द का अनूठा उदाहरण, हिंदू मुस्लिम साथ में लड़े थे, यहाँ भी सांप्रदायिकता नहीं थी, यह हमें सीखना होगा। तो हिंदू और मुस्लिम साथ में लड़े थे। इसका विस्तार कहां तक पहुंच गया, ढाका, मैमनसिंह, त्रिपुरा, बाकरगंज, फरीदपुर, इसके अलावा आपका बोगरा और आपका राजशाही, ये सब वर्तमान में, अगर इनको हम एक त्रिपुरा को हटा दें तो ये जितने क्षेत्र अभी तक मैंने बताया ये सब याद रखना एक एक जिला है, सब बांग्लादेश में। जैसे मैमनसिंह एक जिला है, आज भी बांग्लादेश में है। ढाका पता ही आपको, राजशाही, बोगरा, ये सब क्या, फरीदपुर सब जिला है वहां पर, याद रखिएगा। ये विद्रोह वहां तक फैलता चला गया। एक बहुत महत्वपूर्ण एक क्या मजेदार बात क्या निकल के आई, क्वेश्चन पूछा था कि पावना विद्रोह का नारा क्या था। तो जरा ध्यान देना, यहाँ लिखा है कि यह पूर्णतः अहिंसक और कानून के दायरे में था, अर्थात ये विद्रोह केवल जमींदारों के खिलाफ था। ये विद्रोह नील की खेती करने के खिलाफ था, क्योंकि चावल के लिए जाना जाता था, यहाँ नील खेती करा रहे थे। ऐसी स्थिति में इन लोगों का नारा क्या था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। रैयत मतलब किसान, और हम केवल महारानी के किसान होना चाहते हैं और किसी किसान होना नहीं चाहते हैं। अर्थात हम जमींदारों को नहीं मानेंगे, हम जमींदारों को नहीं मानेंगे, हम केवल महारानी और महारानी की रैयत होना चाहते हैं। ये नारा था इनका। तो किसान ब्रिटिश शासन के विरोधी नहीं थे, वो जमींदारी शोषण से मुक्ति चाहते थे। अर्थात किसान चाहते थे कि हम जमींदार हमारा मालिक ना रहे, हमारा मालिक हमारी महारानी रहेगी। अब ये महारानी शब्द आया कहां से भाई, महारानी बीच में कैसे आ गई। तो आपको पता होगा कि 1857 का विद्रोह हुआ। 1858 में एक एक्ट पास किया गया था और इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और 1858 के एक्ट के तहत पूरे भारत पर महारानी का अधिकार हो गया। अब पूरे भारत पर जब महारानी का अधिकार हो गया, कंपनी है ही नहीं, तो मालिक कौन बना, 1858 में महारानी बन गई। और ये विद्रोह कब हुआ, 1873 में। इसीलिए इन लोगों ने नारा लगाया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। ये नारा किसका था, पावना विद्रोह का। अर्थात हम जमींदार को मालिक नहीं मानेंगे, अगर पूरे भारत में महारानी का अधिकार है और हम जो है ब्रिटिश राजशाही का अधिकार है, तो हम केवल उन्हीं की रैयत होना चाहते हैं। अर्थात हम केवल महारानी की रैयत होना चाहते हैं, हम जमींदारों की रैयत होना नहीं चाहते हैं। अब समझ में आ गया, इसीलिए महारानी ये शब्द आया है कि ये विद्रोह कब हुआ है और ये महारानी के अधिकार में भारत कब आया है, 1858 में आया है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अभिनेता अर्थात इस विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे, तो ईशान चंद्र राय। ये क्वेश्चन कम से कम अलग अलग एग्जामों में 50 बार आ चुका है कि पावना विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। तो याद रखिएगा ईशान चंद्र राय थे। शंभूपाल और आपका खोदी मल्ला, ये लोग जो है महत्वपूर्ण नेता थे। समर्थक किसने किया था, तो याद रखना बहुत सारे अंग्रेज पावना विद्रोह के समर्थक भी थे। ये क्वेश्चन आता है बार बार, जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर कैम्पबेल, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, नाटक जमींदार
दर्पण। तो याद रखिएगा आनंद मोहन बोस और यहाँ का एक जो है नाटक है जमींदार दर्पण। जैसे नील दर्पण था, नील दर्पण नील विद्रोह के लिए था, जमींदार दर्पण जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ था कि जमींदार कैसे अत्याचार कर रहे थे, ये जमींदार दर्पण में बताया गया। जमींदार दर्पण पावना विद्रोह से जुड़ा हुआ, ये बात याद रखिएगा, गलती मत करिएगा। विरोधी अमृत बाजार पत्रिका जमींदारों का समर्थन कर रही थी, तो जो अमृत बाजार पत्रिका था ये जो है पावना विद्रोह का विरोध कर रही थी कि आप विद्रोह मत करिए, और ये जमींदारों का समर्थन कर रही थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन आपका गलत ना होने पाए। परिणाम क्या निकल के आया कि जांच आयोग की सिफारिश पर बंगाल का काश्तकारी अधिनियम 1885 पारित किया गया, किसानों को जमीनें वापस मिल गई। तो परिणाम निकल के आया 1885 में जो है जमींदारों के चंगुल से जमीनों को किसानों को दे दिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये याद रखना, ये भी एक तरह से सफल विद्रोह था, और विद्रोह क्या हो गया, पूरी तरह से सफल रहा। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी हमें अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। दक्कन किसान विद्रोह 1875 में हुआ था। ऋण जाल और भूमि हड़प का विरोध। मैंने आपको शुरू में बताया था कि ऋण जाल में ही फंसा करके और जमीनों पर हड़प लेते थे, जमीनों को कब्जा कर लेते थे। तो जो किसान अपने खेतों के मालिक होते थे वो अपने खेतों में मजदूरी का काम करते थे। क्यों? इस ऋण जाल के कारण, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, एक बार मैं आपको दोबारा बता दूंगा। और भूमि हड़प लेते थे। शुरू करते हैं इसके मूल कारणों की। तो दक्कन किसान विद्रोह बहुत महत्वपूर्ण है, 1875 में हुआ, याद रखिएगा। इसके अगर हम पहले मूल कारणों की ओर चलते हैं, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था ने किसानों को सीधे भू राजस्व के लिए उत्तरदायी बनाया था। और आपको पता होगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था दक्षिण भारत में लागू थी, 51% क्षेत्र में लागू थी। तो याद रखिएगा इसमें किसानों को सीधे भू राजस्व के लिए उत्तरदायी बनाया गया था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था में यही नियम था कि किसान खुद अपना जो है ऋण सीधे ला के किसको देंगे, कलेक्ट्री में जमा कराएंगे, उसमें जमींदार नहीं होगा, बिचौलिया कोई नहीं होगा। तो ये मूल कारण था। शोषण का प्रवेश कैसे हुआ? मारवाड़ी और गुजराती साहूकारों का प्रवेश हुआ। मराठा कृषकों को ऋण देकर के उनकी भूमि हड़पना। मैंने आपको बताया था कि जब इनको ये कर देना होता था तो याद रखना, सादे कागज पर अंगूठा लगवा लेते थे और बाद में अपने हिसाब से लिख देते थे और कहते थे कि आपका ये ऋण है, आपका ये मूलधन है, आप नहीं दे पाए और आपकी जमीनों पर मेरा कब्जा हो गया। साफ साफ लिख देते थे उसमें। तो जमीनों पर कब्जा किसका हो जाता था? साहूकारों का। तत्कालिक कारण क्या था? सिरूर तालुका का करडा गांव था। साहूकार कल्लू राम द्वारा बाबा साहिब देशमुख के विरुद्ध, याद रखिएगा, कोर्ट से बेदखली का आदेश प्राप्त कर लिया था, अर्थात उनकी जमीनों से उनको हटाने का एक अधिकार आदेश प्राप्त कर लिया था। ठीक है। विद्रोह का विस्तार कहां हुआ? पूना सार्वजनिक सभा का समर्थन मिला 1875 में। पूना और अहमदनगर सहित अनेक जिलों में उग्र और दंगे और विद्रोह हुए, याद रखिएगा। और समाधान क्या निकला कि दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 में पारित किया गया। ऋण अदा न करने का जमीन नहीं हड़पी जा सकती है और किसानों को जेल नहीं भेजा जा सकता है। ये इसका परिणाम निकल के आया, इसको याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो ये ऋण जाल है इससे किसान सबसे ज्यादा प्रभावित रहे हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारणों में से एक है, इसको हमें अच्छे से याद रखना है। यहां से अगर क्वेश्चन आए तो गलत आप लोगों का ना होने पाए। ठीक है। अब एक बार इन सारे विद्रोह को एक बार हम एक नजर में देख लेते हैं। तो आयाम क्या था? मुख्य विरोधी, मुख्य रणनीति, आंदोलन की प्रवृत्ति और आपका विधायी परिणाम क्या निकला। सबसे पहले बात करते हैं नील विद्रोह कब हुआ था? 1860 में। उसे शुरू हुआ था 1859 में ही गोविंदपुर गांव से। कारण क्या था? मुख्य विरोधी क्या थे? यूरोपियन नील बगान मालिक। मुख्य रणनीति हड़प, खेती बंद करना और मजबूत एकजुटता। अहिंसक हिंदू मुस्लिम एकता। नील आयोग 1860 में बनाया गया। पावना विद्रोह, स्थानीय बंगाली जमींदार, किसान संघ और निर्णय कानून लड़ाई लड़ी गई। पूर्णतः अहिंसक महारानी के प्रति निष्ठा व्यक्त की गई। बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 पास किया गया और उनकी जमीनों पर उनको अधिकार दे दिया गया। दक्कन विद्रोह मारवाड़ी और गुजराती साहूकारों के खिलाफ हुआ था। जो है साहूकारों का बहिष्कार और उग्र दंगे हुए थे।
कर्ज और दस्तावेजों को जलाना उग्र रूप ले लिया, क्योंकि जो दस्तावेज पे अंगूठा लगवा दिया गया था उसको लोगों ने जला दिया था। किसान सबसे पहले उसी को जलाते भी थे। इसके अलावा दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 पास किया गया और उनको जो है उनके मालिकाना हक जमींदार जो है जमींदारों से हटा करके किसानों को दे दिया गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फड़के आंदोलन 1879 में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की ओर बदलाव हो गया। तो फड़के आंदोलन कब हुआ है, याद रखिएगा 1879 में हुआ है। यह वासुदेव बलवंत फड़के थे, यही इसके महत्वपूर्ण नेता थे। रणनीति क्या थी कि महाराष्ट्र के ग्रामीण किसानों और रमौसी जनजाति को संगठित कर रमौसी कृषक जत्था की स्थापना, औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ डाके डालने की शुरुआत करना, ये सब काम किसका था, फड़के आंदोलन का। यह केवल आर्थिक विद्रोह नहीं था, इसमें क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की स्पष्ट झलक मिलती है। फड़के ने हिंदू राष्ट्र की स्थापना का नारा दिया था, हिंदू राष्ट्र की स्थापना इन्होंने का नारा दिया था कि हिंदू राष्ट्र स्थापित करेंगे। परिणाम क्या निकला कि 1880 में फड़के को गिरफ्तार कर लिया गया और 1883 में अदन की जेल में उनकी मृत्यु हो गई, याद रखिएगा। तो इनको अदन भेज दिया गया था, और अदन है कहां पर, तो याद रखिएगा एक वर्तमान में आप यमन, यमन देश है आपका, सऊदी अरब के बगल में यमन देश है, वहीं पर अदन है। अदन एक शहर है और इसी के नाम पे अदन खाड़ी है। अदन की जो खाड़ी है आप याद रखिएगा, बाबुल मंडेर जो जल संधि अदन की खाड़ी और लाल सागर को जोड़ती है, तो वही अदन है जहां पर फड़के को जेल हो गया था और वहीं पर जो है वो मर गए थे, याद रखिएगा। और अदन याद रखिएगा 1935 तक यमन का अदन जो क्षेत्र है 1935 तक उस पर ब्रिटिश सरकार का अधिकार था और भारत से शासन चलाया जाता था, ये भी याद रखिएगा। कभी आप 1935 का अधिनियम जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि बर्मा को भारत से अलग किया गया और अदन के प्रशासन को भी भारत से अलग किया गया 1935 के अधिनियम द्वारा, याद रखिएगा। तो अदन में इनको गिरफ्तार करके रखा गया था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अब आते हैं मोपला विद्रोह की पृष्ठभूमि। 1836 में एक विद्रोह हुआ था और 1921 में हुआ था। वर्ग और धर्म का टकराव यहाँ पर था, याद रखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मालाबार, याद रखना यह मालाबार केरल में हुआ था। तो मोपला विद्रोह याद रखिएगा एक तरह से केरल में हुआ था, मालाबार क्षेत्र में। मोपला याद रखिएगा एक जो है मुस्लिम किसान वर्ग था। मोपला कोई क्षेत्र नहीं है, मोपला एक मुस्लिम किसान है जो हिंदू जमींदारों के यहाँ काम करते थे। तो जो ये विद्रोह 2 बार हुआ है। प्रथम बार कब हुआ है, 1836 में हुआ है। मोपला जो है आपका बटाईदार कृषक होते थे, ये बटाई पर खेती करते थे, आधिया पे खेती करते थे। ये मुस्लिम किसान थे, मैंने अभी बताया मुस्लिम किसान थे। मूलतः ये निम्न जाति के हिंदू तेनिया और आपका चिरुमा, जिन्हें अब्दुल्ला खराजी के शिष्यों ने इस्लाम में धर्मांतरित किया था, यही लोग थे। ना ये हिंदू थे, ये बाद में मुस्लिम हो गए थे, मुस्लिम किसान थे। ये इन लोगों से अधिक मात्रा में ब्याज की वसूली होती थी, इसलिए विद्रोह किया था। 1921 में इन्होंने जेमी शक्तिशाली जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया था। ये नंबूदारी और नायर जातियों की उच्च वर्गीय हिंदू जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो 1921 में जब विद्रोह हुआ था, याद रखिएगा, अगर इसको देखा जाए तो याद रखिएगा 1921 में जब विद्रोह हुआ था, इस समय महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चल रहा था। कैसा आंदोलन, असहयोग आंदोलन चल रहा था। ऐसी स्थिति में क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान कौन सा किसान विद्रोह हुआ था, तो मोपला विद्रोह हुआ था, इसको याद रखिएगा। मोपला विद्रोह का सहयोग महात्मा गांधी ने किया था। मोपला विद्रोह में जाकर के मोपलाओं के साथ मिलकर के हिंदू जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया था, मतलब समर्थन किया था गांधी ने मोपलाओं का। जब गांधी जी मोपला विद्रोह का समर्थन किया और उसमें शामिल हुए, ये विद्रोह राष्ट्रीय बन गया। इसका पूरे भारत के लोग जान गए कि मोपला विद्रोह क्या है, क्यों हुआ है, क्योंकि गांधी उसमें शामिल हो गए थे। गांधी शामिल क्यों हुए हैं ये भी हमें जानना जरूरी है। बहुत सारे विद्रोह हुए थे, क्योंकि गांधी ने जो है खिलाफत आंदोलन के बाद हिंदू मुस्लिम एकता को देखते हुए असहयोग आंदोलन शुरू किया था। अब एक तरफ हिंदू मुस्लिम एकता जो है और असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में भी शामिल था हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखना, छुआछूत को दूर रखना। ऐसी स्थिति में एक तरफ अगर असहयोग आंदोलन चल रहा है, पूरे देश के हिंदू मुसलमान साथ लड़ रहे हैं मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ, और मोपला विद्रोह जो हुआ है वहां पे हिंदू जमींदार है, यहाँ साफ साफ लिखा है उच्च वर्गीय हिंदू जमींदार हैं जो शोषण किस्सा कर रहे थे मुस्लिम किसानों मोपलाओं का। ऐसी स्थिति में यहाँ अगर विद्रोह हो जाएगा तो दंगा हो जाएगा और इसकी न्यूज पूरे भारत में जाएगी।
कि हिंदू और मुस्लिम दोनों लड़ गए हैं। कहां पर? केरल के मालाबार क्षेत्र में। ऐसी स्थिति में असहयोग आंदोलन डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे ही गांधी जी को पता चला, गांधी जी इस आंदोलन का खिलाफत आंदोलन में विलय हुआ। महात्मा गांधी, मौलाना आजाद और शौकत अली द्वारा प्रारंभिक समर्थन किया गया। उनके साथ गए, मोपलाओं से मिले, वहां के उच्च वर्गीय जमींदारों से मिले और समझौता कराया और कहा कि जो मजदूरी इनकी रोकी गई है उनकी मजदूरी दी जाए, उन्हें उचित सम्मान दिया जाए। तो गांधी के शामिल होने से विद्रोह क्या हो गया? सफल हो गया। और ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आज भी जाना जाता है। इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इस चीज को आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखा है, लिखा है मोपला विद्रोह 1921 में सांप्रदायिक त्रासदी और क्रूर दमन। तो सांप्रदायिकता यहाँ पर देखने को मिला था, इसलिए गांधी को आना पड़ा। सांप्रदायिक मोड़ क्या है? विद्रोह ने कृषक आंदोलन का रूप खो दिया और उग्र सांप्रदायिक रूप ले लिया। हिंदुओं का बलपूर्वक धर्मांतरण किया गया। नेतृत्व की जटिलता, कून हमीद, हाजी यकूब हसन, मोइनुद्दीन कोया काजी हिंदुओं पर अत्याचार न करने और सरकार समर्थक मोपलाओं की हत्या के आदेश भी दिए गए थे। उस समय लोगों ने जो है ऐसा भी किया, सांप्रदायिक रूप देने का प्रयास किया। आपका पोडनूर की ब्लैक हॉल दुर्घटना क्या हुई कि 66 मोपलाओं को रेल के डिब्बे में बंद किया गया, जिसमें दम घुटने से उनकी मृत्यु हो गई। तो एक तरह से अंग्रेजों की चाल भी थी कि असहयोग आंदोलन असफल किया जाए, इसलिए हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ा दिया जाए। तो याद ना, एक पोडनूर में ब्लैक हॉल दुर्घटना घटी, इसमें 66 मोपलाओं को एक रेल के डिब्बे में बंद कर दिया गया, जहां उनकी दम घुटने से मृत्यु हो गई। ये भी एक विद्रोह का कारण बना और लोग उग्र हो गए। जब किसी की मृत्यु कहीं हो जाती है तो लोग उग्र हो जाते हैं, तो ऐसे उग्र हो गए उस समय। तो संप्रदाय का रूप देने का प्रयास किया गया। ठीक है, परिणाम क्या निकला कि ब्रिटिश सरकार का दमन इतना क्रूर था कि आजादी तक मोपलाओं ने ना तो राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया और ना ही केरल के किसान आंदोलन में। इतना ज्यादा इनके खिलाफ जो है दमन किया गया कि इनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि राष्ट्रीय आंदोलन में आगे कभी भी हिस्सा ले सकें। तो ये जो है एक तरह से एक बहुत बड़ा इनके लिए अभिशाप बन के आया ये आंदोलन। आगे लेकर निष्कर्ष की बात करते हैं, तो आक्रोश से अधिनियम तक बात करते हैं। तो अगर देखा जाए, आंदोलन और जांच आयोग बैठाए गए थे। नील विद्रोह जो हुआ था, नील आयोग बनाया गया था। मजबूरन खेती पर रोक लगाई गई थी। पावना विद्रोह 73 में हुआ था। बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885, जमींदारी शोषण से सुरक्षा दी गई थी। दक्कन विद्रोह, दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 में पास किया गया था। ऋण मुक्ति और भूमि संरक्षण के लिए काम हुआ था। तो याद रखिएगा, ये तीनों याद रखिएगा। ये काश्तकारी अधिनियम, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में बार बार, तो आप यहाँ गलती मत करिएगा, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इधर ब्रिटिश सत्ता ने हर विद्रोह को सैन्य बल से कुचला, किंतु संगठित कृषक प्रतिरोध ने साम्राज्य को अपनी शोषणकारी नीतियों में कानूनी सुधार करने पर विवश कर दिया। ये विद्रोह जितना होता था, किसान बलपूर्वक उसे दबाते थे, सेना लगा के दबाते थे, लेकिन फिर भी वो लोग जो है किसान ब्रिटिश सरकार को अपने तरीके से झुकाने में कामयाब हो गए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जानना जरूरी है। ठीक है, किसान की बदलती चेतना, एक अदृश्य विरासत की बात किया जाए तो आर्थिक रक्षा। नील और दक्कन में जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पर साहूकारों और बागान मालिकों के खिलाफ अस्तित्व की लड़ाई थी। कानूनी अधिकार, पावना में महारानी के रैयत बन करके व्यवस्था के भीतर अपने अधिकारों की मांग किया। ठीक है, और आपका जो राजनीतिक चेतना की बात करते हैं तो फड़के आंदोलन के साथ क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के बीजारोपण का भी सफर यहीं से शुरू हो गया। तो किसान आंदोलन ने हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ जो है आगे के लिए हमें जो है प्रेरणा दिया। 19वीं सदी में इन किसान आंदोलन ने न केवल औपनिवेशिक शोषण की नींव डाल हिलाई, बल्कि भविष्य के व्यापक राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक जमीन भी तैयार किया। जब किसानों का लगातार आंदोलन शुरू हो गया तो किसान एक ऐसा मुद्दा बन गया कि जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पे था, और पूरे राष्ट्रीय स्तर पे किसान परेशान थे, चाहे वो जमींदारों के खिलाफ हो, चाहे शोषणकारी नीतियों के खिलाफ हो, चाहे भू राजस्व नीति के खिलाफ हो, चाहे नील की खेती के खिलाफ हो, चाहे आपका जो भी कारण हो। बाद में यही किसान जो है राष्ट्रीय आंदोलन के मुख्य हिस्सा बन गए। और कांग्रेस ने, जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय कांग्रेस में केवल शिक्षित वर्ग के लोग रहते थे, लेकिन धीरे धीरे उसमें किसान और मजदूर भी शामिल होने लगे। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस ने किसानों के मुद्दों को राष्ट्रीय मुद्दा बनाया, उनको जो है अलग अलग सभाओं की स्थापना की गई। तो जो अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन कौन कौन से हुए हैं। वो विद्रोह नहीं कहेंगे, उसे हम आंदोलन कहेंगे।
और ये विद्रोह हुए थे, याद रखिएगा। तो किसान विद्रोह अलग पढ़ेंगे, किसान आंदोलन अलग पढ़ेंगे, तो जिससे आपको समझने में आसानी होगी, आपको पढ़ने में आसानी होगी और आपको चीज़ों को जानने में आसानी होगी। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आज हम लोग यहीं तक करते हैं, कल हम लोग मिलते हैं एक नए क्लास के साथ। ओके, थैंक यू।